हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमारा डायरेक्टिंग चैप्टर है उसके मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं। आई एम विद द नोट्स हियर। तो इस नोट्स में हम लोग बात करेंगे हमारा जो चैप्टर हमने शुरुआत की थी डेफिनेशन से लेकर के पूरा एंड तक। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो मैं इसके 2 पार्ट्स डालूंगी नोट्स के। इस पार्ट में मैंने थोड़ा चैप्टर कवर किया है और अगले वाले वीडियो में हम थोड़ा चैप्टर करके कंप्लीट चैप्टर इसका कंप्लीट चैप्टर के नोट्स डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टिंग। यू कैन सी हियर, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टिंग। क्या बोलते हैं? डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ये जो डायरेक्टिंग है, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे जो ये वर्ड है डायरेक्टिंग, इसका मतलब क्या होता है? देखो, डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि हमें क्या करना है। डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि हमें डायरेक्ट करना है, हमें एक डायरेक्शन देनी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, हमने ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर में क्या किया था? ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन जब मैनेजमेंट परफॉर्म करती है तो वो हर चीज को अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रिपेयर करके रखती है। हम लोग डायरेक्टिंग में क्या करते हैं? हमारे जो एम्प्लॉयज है, देखो, ऑर्गेनाइजिंग में हमने एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया था। ठीक है, स्टाफिंग में हमने एम्प्लॉयज लाए थे, हमने एम्प्लॉयज को ड्यूटीज असाइन की, उन्होंने काम शुरू कर दिया। ठीक है, अब उनको हमें ये बताना पड़ेगा, हमें उनको इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि भैया ये जो आपको काम करना है। हमने उनको तो सिर्फ ड्यूटीज असाइन की थी कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, लेकिन किस तरह से करना है और कैसे करना है, ये कौन सा फंक्शन बताएगा? ये कौन सा फंक्शन बताता है? ये डायरेक्टिंग फंक्शन बताता है। ठीक है, ये कौन सा फंक्शन बताएगा? डायरेक्टिंग फंक्शन बताएगा। कौन सा फंक्शन? डायरेक्टिंग फंक्शन। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अब देखो, इसकी हम डेफिनेशन हमने सबसे पहले डिस्कस की थी। द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, लीडिंग, काउंसलिंग एंड मोटिवेटिंग। क्या बोल रहे हैं हम? इस एक डायरेक्टिंग जो है एक पर्टिकुलर प्रोसेस है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? हम एम्प्लॉयज को, यहाँ पर पीपल से क्या मतलब है? एम्प्लॉयज। तो यहाँ पर हम एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपको कैसे काम करना है, हम उनको गाइड करते हैं कि किस तरह से काम करना है, हम उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, हम उनको मोटिवेट करते हैं, हम उनको काउंसल करते हैं। काउंसिल का मतलब ये होता है कि अगर एम्प्लॉय को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो वो हम उसकी काउंसलिंग करते हैं। तो ये सारी चीजें मिलाकर एक फंक्शन बनता है मैनेजमेंट का, जिसे हम कहते हैं डायरेक्टिंग। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये एक डेफिनेशन थी डायरेक्टिंग की। द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, लीडिंग, काउंसलिंग एंड मोटिवेटिंग। ठीक है, सो यहाँ पर डेफिनेशन के बाद हमने डिस्कस किया था इसका इम्पोर्टेंस। हमने डिस्कस किया था इसका इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस में क्या बोलता है? इम्पोर्टेंस, क्यों डायरेक्टिंग फंक्शन इतना इम्पोर्टेंट होता है? क्यों? क्योंकि डायरेक्टिंग फंक्शन अगर नहीं होता है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक्शन नहीं होता है। ठीक है, लाइट्स कैमरा एक्शन, एक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि डायरेक्टिंग फंक्शन नहीं है। हमने क्या करा है? सारी प्रिपरेशन कर ली है, लाइट्स रेडी है, कैमरा भी रेडी है। अब जब तक डायरेक्टर ये नहीं बताएगा कि करना क्या है, कैसे एक्शंस करना है, तो आपको पता चलेगा कि फिल्म कैसे एक डायरेक्ट होती है, उसका डायरेक्शन कैसे होगा। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में जब तक ये डायरेक्टिंग फंक्शन नहीं होता, ठीक है, जब तक ये डायरेक्टिंग फंक्शन नहीं होता तब तक हमें ये नहीं पता चलता कि हमें कौन से एक्शंस कैसे परफॉर्म करने हैं। सो डायरेक्टिंग फंक्शन की वजह से ही ये जो एक्शन है इनिशिएट होता है, मतलब बिगिनिंग होती है एक्शन की। बिगिनिंग बोल लो, स्टार्टिंग बोल लो, कमेंसमेंट बोल लो। ठीक है, तो डायरेक्टिंग फंक्शन की वजह से एक्शन शुरू होता है।
नेक्स्ट इज इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स। अब क्या होता है, हमने ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर में क्या करा है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रहे हैं। अब ये डायरेक्टिंग फंक्शन के कारण क्या होगा, उनके जो एफर्ट्स है, एम्प्लॉयज के एफर्ट्स है, वो एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, एम्प्लॉय के जो एफर्ट्स है वो एक साथ आ जाएंगे। इंटीग्रेट करना मतलब एक साथ लाना। ठीक है, इसीलिए डायरेक्टिंग फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड पॉइंट इज प्रोवाइड्स लीडरशिप। हम डायरेक्टिंग फंक्शन के थ्रू क्या करते हैं, लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं। एक ऐसा इंडिविजुअल हम असाइन करते हैं, अपॉइंट करते हैं। ठीक है, एक ऐसा इंडिविजुअल अपॉइंट करते हैं जो जिसकी लीडरशिप अच्छी है, जिसके अंडर क्या होगा, जितने भी एम्प्लॉयज है वो अच्छी तरह से काम करेंगे और अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है उसको अचीव कर पाएंगे। तो लीडरशिप क्यों प्रोवाइड होगी, क्योंकि डायरेक्टिंग फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है। नेक्स्ट हियर इज इंट्रोड्यूसेस चेंजेस। अब डायरेक्टिंग की वजह से क्या होता है कि कोई भी एम्प्लॉय जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे चेंजेस हैं उनसे रेजिस्ट नहीं करता। जनरली क्या होता है, एम्प्लॉयज रेजिस्ट करते हैं कि हमें ये चेंज नहीं लाना ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन अगर डायरेक्टिंग फंक्शन प्रॉपर चल रहा है तो जो मैनेजमेंट है वो जो चेंजेस लाना चाहती है वो बहुत ही इजीली ला सकती है। किस वजह से, बिकॉज ऑफ द डायरेक्टिंग फंक्शन। नेक्स्ट हियर इज प्रोवाइड स्टेबिलिटी। डायरेक्टिंग फंक्शन की वजह से क्या रहता है, पीस रहता है, हार्मनी रहती है, स्टेबिलिटी रहती है और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है इजीली अचीव हो सकते हैं। क्योंकि डायरेक्टिंग फंक्शन अच्छे से चल रहा है, सबको पता है कि किस तरह से काम करना है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आपकी काउंसलिंग भी हो रही है, आप मोटिवेटेड भी हो, है ना, आप गाइड भी अच्छे से हो रहे हो। तो ये सब की वजह से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टेबिलिटी आ जाती है। नेक्स्ट हमने बात की थी अबाउट एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। यहाँ पर 4 एलिमेंट्स है डायरेक्टिंग के, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। पहला है सुपरविजन, दूसरा है मोटिवेशन, थर्ड इज लीडरशिप एंड फोर्थ इज कम्युनिकेशन। सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। ठीक है, अब एक एक करके एक एक एलिमेंट को अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहला क्या है, सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब क्या होता है, सुपर मतलब फ्रॉम अबाउ। सुपर का मतलब क्या होता है, फ्रॉम अबाउ। और विजन का मतलब क्या होता है, टू सी। ठीक है, सुपर प्लस विजन इज इक्वल्स टू सुपरविजन। तो विजन का मतलब होता है टू सी और सुपर का मतलब होता है ओवर एंड अबाउ, मतलब ऊपर से देखना। टू सी फ्रॉम अबाउ, ऊपर से देखना। विजन कैसा है आपका, सुपरविजन एक के ऊपर है। ठीक है, टू सी फ्रॉम अबाउ। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट मीन्स ऑब्जर्विंग और मॉनिटरिंग द एम्प्लॉयज। क्या मतलब है, ऑब्जर्विंग और मॉनिटरिंग द एम्प्लॉयज when they are performing their jobs. It means observing or monitoring the employees when they are performing their jobs. मतलब कि कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर काम कर रहा है, ऑन द जॉब है, तो क्या है, उसको मॉनिटर करना, उसको ऑब्जर्व करना कि वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है, वो होता है सुपरविजन। क्यों, ताकि पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो स्कार्स है, लिमिटेड है। इन रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो वो इंश्योर करना, इसीलिए हमें ऑब्जर्व करना रहता है जब कोई बंदा काम कर रहा है। दूसरा है अचीवमेंट ऑफ टारगेट्स, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो सके, इसीलिए हमें सुपरविजन की जरूरत है। ठीक है, इसीलिए हमें ऑब्जर्व करना रहता है जब कोई बंदा काम कर रहा है। और जनरली जो बंदा ये सारी चीजें देखता है कि कौन कैसे काम कर रहा है, उसे हम कहते हैं सुपरवाइजर। क्या कहते हैं, ये बंदा है, ठीक है, ये बंदा है सुपरवाइजर। इसे क्या कहेंगे हम, सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर इज अ पर्सन हु लुक्स या हु ऑब्जर्व्स द एम्प्लॉयज या वर्कर्स व्हेन ही परफॉर्म्स द जॉब। ठीक है,
तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है डायरेक्टिंग का, सुपरविजन। इसके बाद है मोटिवेशन, सेकेंड एलिमेंट मोटिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अगर आप अच्छे से समझ लिए तो ज्यादा से ज्यादा पोर्शन एग्जाम में तो इसका ही आता है, और उसमें भी मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से तो पक्का 5 मार्क्स का क्वेश्चन या केस स्टडी में से क्वेश्चन तो आ ही सकता है। ठीक है, तो मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? टू मूव, टू एक्ट, किसी भी काम को करने के लिए मूव करना, किसी भी काम को करने के लिए मूव करना इज मोटिवेशन। ठीक है, इट रिफर्स टू मेक द सबऑर्डिनेट्स टू एक्ट इन डिजायर्ड मैनर। ऑर्गेनाइजेशन जो तरीका चाहती है या जो रिजल्ट्स चाहती है उसको अचीव करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन जो रिजल्ट्स चाहती है उसको अचीव करने के लिए सबऑर्डिनेट को तैयार करना कि वो उस डायरेक्शन में मूव करे, उस डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स लगाए। क्या होता है मोटिवेशन? ऑर्गेनाइजेशन के जो रिजल्ट्स है उसको अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन सबऑर्डिनेट्स को तैयार करती है कि भैया आप इस डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स लगाओ। अब उनको उस डायरेक्शन में पहुंचाने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है वो है मोटिवेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसके बाद डिस्कस किए थे 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स। सबसे पहला था मोटिव। देखो मैं एक बात बता दूं कि हो सकता है कि अपना जो वीडियो का टाइम है वो बढ़ जाए, लेकिन अभी मैंने इसमें है ना मोटिवेशन कंप्लीट किया है, तो हम इस वीडियो में मोटिवेशन पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद लीडरशिप है और कम्युनिकेशन, जो ये 2 टॉपिक्स है मैं अगले वीडियो में डिस्कस कराऊंगी। तो हो सकता है कि वीडियो बड़ा हो जाए, तो प्लीज आप इसको पूरे एंड तक देखिएगा। इसके बाद हमने 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस किए थे। ये तीनों टर्म्स मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। सबसे पहला हमने डिस्कस किया था, देखो सबसे पहला जो हमने डिस्कस किया था यहाँ पे था मोटिव। क्या था दोस्तों? मोटिव। एक सेकेंड, हाँ सही हो गया। हाँ, तो पहला क्या था? मोटिव। सबसे पहला की टर्म था मोटिव। मोटिव का मतलब क्या होता है? इनर स्टेट ऑफ माइंड दैट मोटिवेट्स अस टू वर्क। मतलब एक अपने अंदर की एक इच्छा होती है ना कि हमें हाँ ये काम तो करके ही रहना है, हमें 12th में 95% लाके ही रहने हैं, है ना। तो ये अपने अंदर का एक इनर स्टेट ऑफ माइंड रहता है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, हमें अपने आप ही एक सेल्फ मोटिवेशन मिल जाता है किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था मोटिवेशन के बारे में। मोटिवेशन इज नथिंग बट अ प्रोसेस, जिससे कि हम लोग मोटिवेट होते हैं। ठीक है, एक प्रोसेस है मोटिवेशन। फिर हमने बात करी थी मोटिवेटर्स की। मोटिवेटर्स क्या होते हैं? मोटिवेटर्स का मतलब होता है वेज टू मोटिवेट एम्प्लॉय। किस तरह से हम एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेंगे, मोटिवेटर्स से हम एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमने 3 टर्म्स डिस्कस किए थे। नेक्स्ट हियर इज फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। हमने बात की थी फीचर्स ऑफ मोटिवेशन की। फीचर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन देखो दोस्तों, मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। इट इज रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ अ पर्सन। मतलब जो बंदा है वो मोटिवेट कैसे होगा? अंदर से होगा, उसका सेल्फ है कुछ, है ना। यहाँ पर एक साइकोलॉजी है उसकी, जिससे या तो वो मोटिवेटेड रहता है या डीमोटिवेटेड रहता है। तो इट इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस, हम इसको देख नहीं सकते, इट इज एन इनर प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट इज गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर का मतलब ये होता है कि मोटिवेशन के कारण क्या होता है, जो एम्प्लॉयज का बिहेवियर है वो ऐसा हो जाता है कि हमें जो भी कुछ करना है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए करना है। ठीक है, तो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर बन जाता है एम्प्लॉयज का ड्यू टू मोटिवेशन।
नेक्स्ट हमने बात की थी मोटिवेशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो पॉजिटिव भी हो सकता है, हम मोटिवेशन मतलब कि हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड्स देती हो, बोनस देती हो, ठीक है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स देती हो, एक अच्छा स्टेटस देती हो, तो ये सारे जो मोटिवेटर्स हैं, मोटिवेशन इसमें किस तरह का होता है, ये एक पॉजिटिव मोटिवेशन है। ऑन द अदर हैंड मोटिवेशन जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है कि पनिशमेंट देती हो, सैलरी काट लेती हो, तो ये सारे क्या है, ये सारे हैं नेगेटिव मोटिवेशन के पार्ट। तो यहाँ पर बोला गया है कि मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों कहा गया है, इसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इसीलिए कहा गया है क्योंकि देखो दोस्तों, इसमें एक ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व रहता है। हमें मोटिवेट किसको करना है, हमें एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना है। अब हर एक एम्प्लॉय का जो स्टेट ऑफ माइंड रहता है, उसकी जो पर्सनालिटी होती है वो अलग अलग होती है, तो किसी को भी मोटिवेट करना इतना आसान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें ह्यूमन एलिमेंट है और हर किसी के बिहेवियर अलग अलग होते हैं, तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इसके बाद हमने बात की थी मोटिवेशन प्रोसेस की। आखिर जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ये मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन एक प्रोसेस है, तो पर्टिकुलर ये प्रोसेस में होता क्या है हम ये देखने वाले हैं। मोटिवेशन की जरूरत कब पड़ती है, मोटिवेशन के लिए रिक्वायर्ड है एक अनसेटिस्फाइड नीड। अगर एक पर्टिकुलर अनसेटिस्फाइड नीड नहीं है तो मोटिवेशन की तो कोई बात ही नहीं निकलती। अब एक एम्प्लॉय है, ठीक है, अब एक एम्प्लॉय है मिस्टर ए, ठीक है, ये जो एम्प्लॉय है इनकी एक अनसेटिस्फाइड नीड है। अनसेटिस्फाइड नीड ये है कि उनको सैलरी अच्छे से नहीं मिलती, ठीक है, उनकी नीड क्या है, सैलरी, एक अच्छी सैलरी मिलना उनकी नीड है। अब ये समझ लो मिस्टर ए है, एक और एग्जांपल देती हूँ, मिस्टर ए है, उनकी नीड क्या है, एक जॉब, उनको चाहिए एक जॉब, ठीक है, उनको रिक्वायरमेंट काय की है, जॉब की। तो जॉब जो इनकी नीड है, इसके लिए क्या होगा, देखो मिस्टर ए की नीड क्या है, जॉब, इसके लिए होगा सर्च बिहेवियर। अब उनको रिक्वायरमेंट थी जॉब की, तो जॉब ढूंढेंगे वो, उनका कैसा बिहेवियर हो जाएगा, सर्च बिहेवियर, वो देखेंगे इधर उधर कि कहाँ एक अच्छी जॉब मिलती है। तो मोटिवेशन देखो, इसमें मोटिवेशन की बात कहाँ पर आ जाती है, उनकी मोटिवेशन क्या थी, उनको एक जॉब चाहिए, एक अच्छी जॉब के लिए उनकी नीड क्या थी, एक अच्छी जॉब, है ना, तो उस अच्छी जॉब के लिए उनका सर्च बिहेवियर शुरू हो गया, उन्होंने एक अच्छी जॉब सर्च करना शुरू कर दिया। एंड जब उन्हें एक अच्छी जॉब मिल गई तो ही इज रिलीव्ड ऑफ टेंशन। अब यहाँ पर मैंने रिलीव्ड ऑफ टेंशन, इसका मतलब क्या है, जब कोई अनसेटिस्फाइड नीड होती है ना, तो एम्प्लॉय को या किसी भी इंडिविजुअल को क्या हो जाता है, टेंशन हो जाता है, फिर वो सर्च करने लग जाता है। जैसे अगर आपको सपोज करो आप एक मार्केट गए हो, ठीक है, मार्केट गए हो और आपको बहुत तेज भूख लगी है, तो क्या करोगे, आप रेस्टोरेंट ढूंढोगे, पिज्जा का मिल गया, ठीक है, पिज्जा हट मिल गया या पर्टिकुलर कोई भी एक रेस्टोरेंट मिल गया, तो आपका एक अनसेटिस्फाइड नीड थी, दैट इज हंगर, ठीक है, आप भूखे थे उस टाइम पर, तो आपने क्या करा, सर्च बिहेवियर मतलब रेस्टोरेंट्स ढूंढने शुरू कर दिए, और जब आपको रेस्टोरेंट मिल गया, आपने खाना खा लिया, तो यू आर रिलीव्ड ऑफ दैट टेंशन। तो ये एक मोटिवेशन प्रोसेस होती है जिसके कारण क्या होता है, एक पर्टिकुलर नीड का जो सेटिस्फैक्शन है, एम्प्लॉय किस तरह से मोटिवेट हो सकता है, यहाँ पर वो बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर इज, इसके बाद हमने पढ़ा था कि मोटिवेशन क्यों इम्पोर्टेंट होता है। मोटिवेशन जो है इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है तो उसका जो परफॉर्मेंस लेवल है ना वो बहुत हाई होगा, ठीक है, तो इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। नेक्स्ट इज बिल्ड्स पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब एक पर्सन मोटिवेटेड है, बहुत अच्छा मोटिवेटेड है, तो उसका एक पर्सपेक्टिव कैसा बन जाता है, उसका नजरिया कैसे बन जाता है, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है उसका, हर चीज को लेके वो पॉजिटिवली सोचता है, ठीक है, इसीलिए मोटिवेशन इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर मैं बात करूं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तो रिड्यूस एम्प्लॉयज टर्नओवर। अब ये जो टर्नओवर वर्ड है ना दोस्तों, यहाँ पर मैं आपका ध्यान
आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो टर्नओवर वर्ड है ना, इसके दो सेंसेस निकलते हैं। पहला तो होता है सेल्स टर्नओवर। क्या होता है पहला? पहला तो होता है सेल्स टर्नओवर, ठीक है। और एक होता है एम्प्लॉय कितनी बार प्रेजेंट है, मतलब प्रेजेंट ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। एक होता है सेल्स टर्नओवर और एक होता है प्रेजेंट, मतलब कि एक एम्प्लॉय कितनी बार अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट था। अब अगर कोई पर्सन मोटिवेटेड है, हम यहाँ पर किस सेंस में लेंगे इस टर्नओवर को? हम लेंगे एम्प्लॉय के सेंस में, मतलब कि प्रेजेंट की, मतलब एम्प्लॉय कितने दिन प्रेजेंट था। तो अगर कोई पर्सन मोटिवेटेड है तो उसका जो टर्नओवर है, मतलब उसका जो एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है वो बार बार आएगा, उसकी जो आने की टेंडेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने की जो इच्छा है उसकी, वो जग जाएगी, है ना, मोटिवेशन की वजह से। तो वो ज्यादा दिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा। तो जो एम्प्लॉय का टर्नओवर है, ठीक है, एम्प्लॉय का जो टर्नओवर है वो रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय बार बार ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहेगा, क्योंकि वो मोटिवेटेड है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो ये पॉइंट। हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे इंट्रोड्यूसेस चेंजेस। हाँ, मोटिवेशन हो या डायरेक्टिंग हो, देखो डायरेक्टिंग में क्या है, हमने चेंजेस इजीली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टिंग में हम चेंजेस इजीली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब मोटिवेशन क्या है? डायरेक्टिंग का ही एलिमेंट है। तो अगर हम डायरेक्टिंग में इजीली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं चेंजेस को, तो मोटिवेशन में भी हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि एक बंदा बहुत मोटिवेटेड है और वो आपके हर सजेशन को, हर एडवाइस को, हर कंप्लेंट को पॉजिटिवली देखेगा। अपने आपके जो चेंजेस आप लाना चाहते हो ऑर्गेनाइजेशन में, वो आप इजीली ला सकते हो, ठीक है। तो ये है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज इसको बहुत ही अच्छी तरह से देखिएगा, समझिएगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं आपको पूरा समझाने के बाद 5-1 मिनट दूंगी, 2-3 सेकंड दूंगी स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ठीक है। तो हमने बात करनी है अब मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। अब ये जो थ्योरी है ना, ये जो फोटो में आप पर्सन देख रहे हो, सर अब्राहम मैस्लो, इनके नाम पे ये थ्योरी पड़ी है। तो ये मैस्लो जो है हैज इवॉल्व्ड विद अ साइकोलॉजी थ्योरी। इन्होंने एक साइकोलॉजिकल थ्योरी इवॉल्व की है, which states that an individual needs may be sequenced in the following manner। इन्होंने जो एम्प्लॉय की नीड्स है या किसी भी इंडिविजुअल की नीड्स हैं, उनको एक सीक्वेंस में रखा है। अब ये सीक्वेंस क्या है ये देखिए, इसको हम पिरामिड फॉर्म में भी शो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो नीड है वो होती है बेसिक या साइकोलॉजिकल नीड। बेसिक साइकोलॉजिकल नीड, इसको एक साथ ही बोलेंगे, बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स। इसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉय की या किसी भी इंडिविजुअल की, अब यहाँ पर हम पर्टिकुलर एम्प्लॉय की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर एक इंडिविजुअल की बात करेंगे। इंडिविजुअल की जो बेसिक नीड्स होती है वो क्या होता है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि अच्छा रुको, इसको करने से पहले इसके कुछ अजम्पशंस है, ठीक है। इसको करने से पहले इनकी जो नीड्स का इनने सीक्वेंस दिया है उसको पढ़ने से पहले इनके कुछ अजम्पशंस है थ्योरी के, वो हम रीड करते हैं। ये क्या बोलते हैं, पीपल्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी बंदे का, किसी भी पर्सन का जो बिहेवियर होता है वो उसके नीड्स के बेसिस पे होता है। जैसी नीड वैसा बिहेवियर, विच इन्फ्लुएंसेस हिज बिहेवियर। ये सबसे पहली बात है, ठीक है। नेक्स्ट इज देयर इज अ सीक्वेंस, दे आर इन अ सीक्वेंस। क्या बोलते हैं, ये जो नीड्स हैं ये एक सीक्वेंस में होते हैं, फ्रॉम बेसिक नीड्स टू हायर नीड्स। अब पर्सन को बेसिकली चाहिए क्या, रोटी, कपड़ा और मकान। तो अगर बेसिक नीड फुलफिल होती है तो फिर जो पर्सन है वो हायर नीड्स की तरफ जाएगा,
ठीक है, ये इसका सेकेंड अजम्पशन है। वंस अ नीड इज सेटिस्फाइड इट कैन नो लॉन्गर कीप द पर्सन मोटिवेटेड। अगर एक एक जो आपकी नीड है वो फुलफिल हो चुकी है तो आप उस नीड को लेकर ज्यादा देर मोटिवेटेड नहीं रह सकते। ठीक है, ये इसका थर्ड अजम्पशन है। अब फोर्थ अजम्पशन है, व्हेन बेसिक नीड्स आर फुलफिल्ड देन ओनली अ पर्सन रीचेज अ हायर लेवल नीड। क्या बोलते हैं, when basic needs are fulfilled then only a person reaches a higher level need। जब तक आपकी बेसिक नीड फुलफिल नहीं होगी तब तक आप हायर लेवल नीड्स पे नहीं पहुंच सकते। ठीक है, ये तो इसके अजम्पशंस थे। अब हमको बात करनी है कि इन्होंने बताया क्या है, क्या सीक्वेंस बताया है उसका। ये सीक्वेंस में है, सबसे पहला आता है बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स, मतलब रोटी कपड़ा और मकान, ये सबसे पहली नीड है जो फुलफिल होनी चाहिए। नेक्स्ट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स में क्या है, हर आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग एनवायरनमेंट है वो कैसा होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, जिससे कि आप का जो एम्प्लॉय है वो सुरक्षित रहे। तो ये एक पर्टिकुलर नीड है कि जो भी वर्क इन्वायरमेंट है उसमें क्या होना चाहिए, उन एम्प्लॉय की या इंडिविजुअल की जो सिक्योरिटी नीड्स है वो फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, फिर थर्ड इज एफिलिएशन, बिलोंगिंगनेस या सोशल नीड्स। मतलब बोलते हैं, इसको मैंने ना ये जो सारी नीड्स है उसको मैंने एक एक वीडियो इस पे डाला हुआ है मेरे चैनल पे, तो आप इसके प्लेलिस्ट पे जाइए और जो डायरेक्टिंग की प्लेलिस्ट है उसमें आप पर्टिकुलर वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, फिर एफिलिएशन, बिलोंगिंगनेस या सोशल नीड्स, ये क्या बोलते हैं कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सब एक साथ रहे, एक साथ मिलकर काम करे। ठीक है, तो ये है इनकी बिलोंगिंगनेस, सोशल नीड्स। नेक्स्ट इज एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स मतलब कि अब ये तो हमने पहले तो पूरे ग्रुप की बात करी कि ग्रुप साथ में रहना चाहिए, अब वापस हम इंडिविजुअल पे आ जाते हैं और बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल है उसमें क्या होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो जब हम एक पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं तो वो आ जाएंगे हमारे एस्टीम नीड्स में। फिर उन्होंने बोला है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें एम्प्लॉय को या किसी भी इंडिविजुअल को ये लगता है कि अब जो है मैं मेरे कैरियर के, मैं मेरे सक्सेस के हाईएस्ट पीक पे पहुंच चुका हूँ, मैंने खुद को असली में मैं हूँ क्या वो मैंने जान लिया है। ठीक है, तो ये है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो ये एक पर्टिकुलर इनने हायरार्की बताई है, ये एक इन्होंने सीक्वेंस बताया है जिसमें क्या होता है, हमारी एम्प्लॉय की या किसी भी पर्सन की नीड अराइज होती है। तो आप इसका एक फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, ये इसके अजम्पशंस है, ले लो स्क्रीनशॉट। तो आपकी ये जो पर्टिकुलर मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी है ये कंप्लीट हो चुकी है। मैंने इसको डिटेल्ड वीडियोस जो हैं सारे मेरे प्लेलिस्ट में डाले हैं, तो आप उसको देखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज, अब क्या होता है, हम बात करेंगे मोटिवेटर्स के बारे में। मतलब कि ऐसी चीजें या ऐसी चीजें जो एम्प्लॉयज को क्या करती है, मोटिवेट करके रखती है, उसे हम कहते हैं इंसेंटिव्स। देखो मैंने यहाँ पे इंसेंटिव की डेफिनेशन भी लिखी है। इंसेंटिव का मतलब होता है दोज मेजर्स विच आर those measures which are used to motivate people to improve their performance। अब incentives जो हैं ऐसे मेजर्स हैं जिससे कि एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकता है, वो मोटिवेट हो सकते हैं। ठीक है, इंसेंटिव दो टाइप के होते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। ठीक है, फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव की लिस्ट यहाँ पर प्रिपेयर्ड है, इसमें है पे एंड अलाउंसेस, मतलब बेसिक सैलरी तो मिलनी ही चाहिए, उसके अलावा एक्स्ट्रा मॉनेटरी बेनिफिट भी मिलना चाहिए। फाइनेंशियल इंसेंटिव मतलब वो इंसेंटिव्स होते हैं जो हमें
मॉनेटरी टर्म्स में मिलते हैं, इन द टर्म्स ऑफ मनी मिलते हैं। तो बेसिक सैलरी तो होनी ही चाहिए, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा पेमेंट्स भी मिलने चाहिए। नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। ये एक ऐसा इंसेंटिव होता है, मतलब कि जितना आपने आउटपुट है, जितना एक पर्सन ने आउटपुट प्रोड्यूस किया है, उसके बेसिस पे आपको आपका वेज मिलेगा। जितना प्रोडक्शन उतना वेज, जितना प्रोडक्शन उतना आपकी सैलरी या वेज। ठीक है। नेक्स्ट इज बोनस। बोनस का मतलब होता है जो आपकी बेसिक सैलरी है उसके ऊपर एक्स्ट्रा पेमेंट। अलाउंसेस जो है ये थोड़े अलग होते हैं, और बोनस जो है बेसिक सैलरी में ही आपका एक्स्ट्रा पेमेंट होता है। और अलाउंसेस क्या होते हैं? अलाउंसेस का मतलब ये होता है कि आपको बेसिक सैलरी तो मिल रही है, उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा जो मिल रहा है, एक्स्ट्रा मॉनेटरी बेनिफिट, वो होता है अलाउंसेस। और जो बोनस है वो आपको बेसिक सैलरी जो है उसी में थोड़ा एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग। कभी कभी क्या होता है, जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए जो कंपनी का या बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है उसमें से थोड़ा पार्ट वो एम्प्लॉय, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एम्प्लॉयज के साथ शेयर करती है। ठीक है, ताकि वो मोटिवेटेड फील करें और अच्छी तरह से काम करें। फिर है को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन। इसका मतलब ये होता है, ऊपर वाले पॉइंट में तो प्रॉफिट शेयरिंग हुआ था, इसमें क्या करते हैं, थोड़ी ओनरशिप क्या होती है, थोड़ी ओनरशिप एम्प्लॉय को मिल जाती है। नेक्स्ट इज रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट के बाद जो बेनिफिट्स होते हैं, पेंशन, ग्रेट्युइटी वगैरह। ठीक है। फिर परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स मतलब ये होते हैं कि जैसे आप, एक एग्जांपल देती हूँ, परक्यूजिट्स का मतलब ये होता है कि ऐसे बेनिफिट्स जिनकी हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक घर दिया कंपनी ने रहने के लिए, तो आधा पेमेंट तो एम्प्लॉयर करता है और आधा पेमेंट आप करते हो। तो इस तरह से जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन मॉनेटरी टर्म्स, ऐसे बेनिफिट्स जिनकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन मॉनेटरी टर्म्स, उनको हम कहते हैं परक्यूजिट्स। तो ये है हमारी फाइनेंशियल इंसेंटिव की लिस्ट। अब है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। ऐसे मेजर्स या ऐसे इंसेंटिव जिनको हम अदर देन मनी टर्म्स देते हैं। ठीक है, अदर देन मनी टर्म्स, मॉनेटरी नहीं है ये। इसमें क्या है, स्टेटस। स्टेटस मतलब पोजीशन या रैंक ऑफ द पर्सन। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। देखो, अगर ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट ऐसा है जो बहुत मोटिवेटेड है, बहुत हेल्दी है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेटेड फील करेगा। नेक्स्ट इज कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉय को ऐसी अपॉर्चुनिटीज देना जिससे उसका करियर और अच्छा होता जाए। जॉब इनरिचमेंट। अब एक जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसकी एम्प्लॉय के काम में ही इतनी वेराइटीज ले आना। ठीक है, उस एम्प्लॉय के काम में इतनी वेराइटीज ले आना जिससे कि वो मोटिवेटेड फील करे। उसका जॉब टाइप तो वही रहे, लेकिन उसको इतनी वेराइटीज मिल जाए उस काम में करने के लिए जिससे कि वो मोटिवेटेड फील करे। ठीक है। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स, मतलब कि जब आपका एम्प्लॉय अच्छे से काम कर रहा है, उसने बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाए हैं, गोल्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे, आपकी कंपनी का परफॉर्मेंस अगर अच्छा हुआ है, तो आप क्या करो, एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज करो, उनको अवार्ड्स दो, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करो, है ना। तो इस तरह से इन प्रोग्राम से क्या होता है, एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेटेड रहता है। जॉब सिक्योरिटी। एम्प्लॉय को ये इंश्योर करवाओ कि आपकी जॉब यहाँ पर सिक्योर है। कभी कभी होता है ना कि बहुत ही जल्दी एम्प्लॉय को बाहर निकाल दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के, ऐसा ना हो, एम्प्लॉय को लगे कि आपका जो जॉब है वो सिक्योर है। फिर है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। इनकरेज एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, डिसीजन मेकिंग में, मीटिंग्स में, सजेशंस लेते टाइम, इन सब चीजों में क्या करो, उसका एम्प्लॉय का जो पार्टिसिपेशन है उसको इंक्रीज करो। ठीक है। फिर एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट मतलब उसको ज्यादा फ्रीडम दो, आपको जो भी काम करवाना है उससे, उसमें उसको फ्रीडम दो, उसको जो भी डिसीजंस आपको लेने हैं उसको उसमें पूछो। ठीक है,
उसको और ऑटोनॉमी दो ताकि वो अच्छे डिसीजंस ले और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हो। तो आज के इस वीडियो में हमने बात करी है अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर नोट, जिसमें हमने मोटिवेशन का जो पार्ट है हमारा कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमारे 2 टॉपिक और बचे हैं, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।